नीचे की तरफ इंडिकेट करेगा ना, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज, तो ये जो ऊपर नीचे जा रहे हैं वो तो हो गया सेकेंडरी, और उसमें जो छोटी छोटी लाइनें डली हुई हैं वो इंडिकेट कर रही हैं माइनर ट्रेंड, डे टू डे बेसिस। तो ये एक बियरिश मार्केट का ट्रेंड है, बियरिश मार्केट का, तो इसको हम बोलते हैं डाउस थ्योरी। तो डाउस थ्योरी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम इसको हम फादर भी बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, और ये हमें बताता है कि क्या हमें किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन शेयर और, ठीक है। तो एक और थ्योरी भी है एलियट वेव। एलियट वेव होता है जैसे आप समुद्र में अगर देखेंगे तो वेव्स आती हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होती हैं लहरें, तो इसी तरह से प्राइस, शेयर प्राइस भी लहरों के रूप में कभी-कभी एकदम ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो एज पर एलियट इज द नेम ऑफ एन एक्सपर्ट, इसको बोलते हैं एलियट वेव थ्योरी। तो एज पर एलियट देयर 5 जो ट्रेंड होते हैं, 5 जो वेव्स होती हैं, उनको मिलाकर एक ट्रेंड बनता है। 5 वेव्स को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे ना, तब जाकर एक ट्रेंड बनेगा। तो एक तो मेन आपकी वेव होगी जो ऊपर जाती है, फिर या ऊपर जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी, और उसके अपोजिट एक और वेव भी आती है, काउंटर वेव, उसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं, ठीक है। तो शेयर अगर ऊपर जा रहा है, इफ द प्राइसेस आर गोइंग अप, थोड़ा सा फॉल आएगा, फिर गोइंग अप, फिर फॉल, फिर 5, यस, तो 5 waves will be there, and combining these 5 waves together will give you an indication whether the prices are going up or going down. So this is for a bullish market when the prices are going up. A bearish market में ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, और जो अपवर्ड वाली हैं वो छोटी हो जाएंगी, डाउनवर्ड वाली बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में आप ये सब चीजें पढ़ सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन टू मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। तो ये एक और तरीका है शेयर्स को एनालाइज करने का। और फिर हम नेक्स्ट आपका करते हैं यस एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है, और इसको हम रैंडम वॉक थ्योरी भी बोलते हैं। रैंडम वॉक यानी कि जो प्राइसेस की मूवमेंट है वो ऊपर नीचे ऐसे होती है कि कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। रैंडम वॉक थ्योरी क्या कहती है, जैसे आप जा रहे हैं तो आपको खुद को भी नहीं पता कि मैंने किस दिशा में जाना है, यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो, कभी आपका मन करता है कि चलो इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। तो ऐसे अगर आपका शेयर का प्राइस भी इसी तरह से बिहेव करता है, शेयर प्राइस बिहेव्स जस्ट लाइक दैट, एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट शेयर प्राइस। तो इसको हम बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। दैट मार्केट इज वेरी एफिशिएंट, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नो वन कैन मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट। ना आप प्रॉफिट बना सकते हो, ना मैं प्रॉफिट बना सकता हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉर्मल प्रॉफिट तो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो ऑलरेडी शेयर में रिफ्लेक्ट है। तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, वन इज द वीक फॉर्म ऑफ efficient market theory, second is the semi-strong form, and third one is the strong form of the theory. First we'll discuss the weak form of the theory. Weak form of the theory कहती है कि कुछ प्रॉफिट हम बना सकते हैं, थोड़ा बहुत जो मार्केट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है सारी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट छापी तो रिपोर्ट सबके पास है, तो वो प्राइस ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करेगा उसमें शेयर, तो कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं बना सकता एज पर वीक फॉर्म ऑफ थियरी। सेकंड जो फॉर्म है वो है सेमी स्ट्रॉन्ग, उसमें बोलते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होनी चाहिए अवेलेबल वो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो इसमें अर्निंग, कितनी कंपनी की अर्निंग है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, डिविडेंड कैसे है, बोनस स्टॉक स्प्लिट्स, मर्जर एक्विजिशन, इसकी जानकारी सबको ही है, तो वो भी ये रिफ्लेक्ट करती है। तो आप उसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। खाली वही प्रॉफिट कमा सकते हैं जिनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की अंदरूनी जानकारी है जो दूसरों को अवेलेबल है। इनसाइड इन्फॉर्मेशन मींस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू सिलेक्ट यू, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और या एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेट्रा, या की एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो शायद सबको अवेलेबल नहीं है, वो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना, उसको बोलते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग। और लास्ट में आ जाता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ये कहता है कि कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, शेयर का जो प्राइस है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने आप शो कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन प्राइवेटली अवेलेबल है, ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जो भी अगर इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी किसी को तो वो तुरंत बाय करेगा, मार्केट से बाय करेगा तो धीरे धीरे शेयर का रेट ऊपर हो जाएगा। तो इट मींस इट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड दैट इन्फॉर्मेशन, तो इट मींस नो वन कैन मेक एनी प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट बिकॉज ऑफ द सुपीरियर अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते क्योंकि आपके पास ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सबके पास है, जो काम आप कर सकते हैं दूसरे भी कर सकते हैं, तो आप कोई भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कमा सकते। तो ये 3 फॉर्म्स हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इक्विटी एनालिसिस, देयर यू कैन फाइंड ए थियरी क्वेश्चन। अब हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स, द न्यूमेरिकल पार्ट, वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट मेथड्स करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेसिकली आपको वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आता है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यू हैव टू एडवाइस द इन्वेस्टर कि क्या किसी कंपनी के शेयर बाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट मॉडल्स यूज करते हैं इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन करने के लिए। इन मॉडल्स का नाम अलग अलग है, जैसे कि गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल, या आपका अर्निंग्स मॉडल, ठीक है, अर्निंग्स मॉडल। तो इस तरह से अलग अलग मॉडल होंगे, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्व द क्वेश्चन एज पर गॉर्डन मॉडल, और सॉल्व द क्वेश्चन एज पर वॉल्टर मॉडल, और डिविडेंड मॉडल, और अर्निंग मॉडल। डिविडेंड मॉडल भी होता है, अर्निंग मॉडल, गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स हैं, एंड यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ दीस। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्ट्रेट अवे में आपका क्वेश्चन यूज करते हैं। तो अगर हम 1 ईयर डिविडेंड की बात करें, अगर 1 साल का डिविडेंड आपको मिलना है अगले साल, तो शेयर का प्राइस क्या होगा, यानी कि P0 आज शेयर का प्राइस क्या होगा अगर आप किसी शेयर को 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है D1 + P1 डिवाइडेड बाय 1 + K, ठीक है। D1 + P1, D1 क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है जो आपको अगले साल मिलेगा। P1 क्या है, प्राइस जो अगले साल एक्सपेक्टेड है। K क्या है, आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। यही क्या है, आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो आज उस शेयर का प्राइस क्या होगा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ दैट शेयर, ओके। तो आई रिपीट, P0 यानी कि आज शेयर का प्राइस है उसको P0 बोलते हैं, इज इक्वल टू D1 + P1। D1 हो गया एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो आपको अगले साल मिलने वाला है, ये साल के अंदर मिलेगा। P1 प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 1, 1 साल के बाद शेयर का प्राइस क्या होगा, दैट इज P1। K क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं,
अगर आपकी रिक्वायर्ड 12% है तो ये 0.12 हो जाएगा, 10% है तो 0.12। तो मान लीजिए कि आज किसी शेयर का जो प्राइस है वो आज किसी शेयर का प्राइस हमको कैलकुलेट करना है। 1 साल के बाद उस शेयर का प्राइस होगा 22 और आपको 4 रुपए का डिविडेंड मिलेगा और 10% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक शेयर का जो प्राइस है वो 1 साल के बाद उम्मीद है कि उसका प्राइस 22 होगा और कंपनी बीच में 4 रुपए का डिविडेंड देगी। कितने का? 4 रुपए का डिविडेंड। इस साल के ड्यूरिंग द ईयर कंपनी विल पे डिविडेंड ऑफ ₹4 एंड आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 20 है। ठीक है, तो आज उस शेयर को कितने में बाय करना चाहिए हमको? तो हम क्या करेंगे, उसका प्राइस कैलकुलेट करेंगे। P0 इस D1 कितना 4, P1 कितना 22 और 1 प्लस 0.1, 10 को हम क्या लिखेंगे 0.1, तो ये आ जाएगा 22 प्लस 4 26 डिवाइडेड बाय 1.1। तो 0.1 लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% हो तो। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% वी राइट इट 0.1। ठीक है, तो 26 डिवाइडेड बाय 1.1 तो ये हो जाएगा 23 रुपये 63 पैसे, 23.63। तो शेयर का प्राइस हो जाएगा 23.63। अगर आपको शेयर का प्राइस ये शेयर 22 रुपए में बिक रहा है तो आपको क्या करना है, बाय कर लेना है। अगर ये शेयर 24 रुपए का बिक रहा है तो क्या आपको बाय करना है? नो, वी शुड नॉट बाय, वी शुड नॉट बाय। ठीक है, वी शुड नॉट बाय इफ द प्राइस इज मोर देन 22.63। ठीक है, ओके। तो ये आपका प्राइस है शेयर का। अगर आपका 1 साल आप शेयर को होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तब क्या होगा? तब आप क्या करेंगे, सिंपली उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो भी डिविडेंड आपको मिलने वाला है फ्यूचर में उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और जो शेयर का प्राइस रहने वाला है उस पीरियड के एंड में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द शेयर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम आगे इसको आगे करते हैं। अब मैं करने जा रहा हूँ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाले क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट ग्रोथ पहले हम करते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब है कि डिविडेंड ग्रो होगा एक फिक्स रेट से। अगर आपको आज 2 रुपए का डिविडेंड मिला मान लो और हर साल ये 5% से ग्रो होगा तो अगले साल कितना हो जाएगा? 2 रुपए बढ़ के 2 रुपए 10 पैसे, फिर अगले साल क्या हो जाएगा? 2 रुपए 10 पैसे के ऊपर आप 5% ऐड करेंगे, फिर उसके ऊपर 5% और ऐड करेंगे। इस तरह से डिविडेंड बढ़ता रहेगा। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, व्हेन द डिविडेंड इज ग्रोइंग एट अ फिक्स्ड रेट इट इज नोन एज कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ओके, तो इस केस में हम बड़े इजीली शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ये फॉर्मूला आपका लगेगा। P0 इज इक्वल टू ओके, P0 इज D1 यानी कि जो अगले साल हमें इस साल डिविडेंड मिलने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। जो डिविडेंड अगर हमने ऑलरेडी पे किया हुआ लास्ट ईयर उसको D1 नहीं बोलेंगे, वो D0 हो जाता है। जो डिविडेंड हमको मिलने वाला है उसको हम D1 बोलते हैं। D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। KE क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टर का। दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर, KE। G इज द ग्रोथ एट व्हिच डिविडेंड विल ग्रो, ग्रोथ एट व्हिच द डिविडेंड विल ग्रो। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप इसका जो आंसर आता है वो गॉर्डन मॉडल से एकदम सेम आता है। व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन बाय गॉर्डन्स मॉडल or by the dividend growth model you will get the same answer. So Gordon's model है D1 minus D, okay, KE minus PR, P0, okay. This is the Gordon's model. D dividend which we are expecting, okay, dividend not dividend, earnings of the company, earnings of the company that will result into dividend, earnings of the company per share, E per share, earning of the company per share, earning of the company ब्रैकेट में 1 minus D divided by KE minus G। तो E क्या है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अगर कंपनी की अर्निंग 10 लाख है और 1 लाख शेयर है कंपनी के, इफ कंपनीज अर्निंग्स आर 10 lakh एंड इट हैज 1 lakh शेयर्स बट व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर? अर्निंग पर शेयर इज 10। ओके, बी द रिटेंशन रेशियो। मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से वो 20% पे कर दिया डिविडेंड, तो पे आउट कितना हो गया? 20%। तो बाकी 80% क्या हो गया? कंपनी ने अपने पास रख दिया। दैट इज नोन एज रिटेंशन रेशियो। बी इज रिटेंशन रेशियो, व्हाट पोर्शन ऑफ द इनकम यू आर कीपिंग इन द बिजनेस इटसेल्फ। प्रॉफिट का वह हिस्सा जो हम बिजनेस में अपने पास रखते हैं, व्हिच वी कीप इट विद द कंपनी। ठीक है, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच वी कीप विद द कंपनी इज नोन एज रिटेंशन। तो बी को हम बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज केप्ट इन द बिजनेस इटसेल्फ। और नीचे आपका आ जाएगा KE इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस BR। आर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनीज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनीज इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे E है, दिस इज E 1 minus B इज द रिटेंशन रेशियो। तो B को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इन दोनों 1 माइनस पे आउट इज B। कितने परसेंट आपने पे किया? अगर आपने 40% पे किया तो 60% रिटेन किया, अगर 60% पे किया तो 40% रिटेन किया। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। सम ऑफ द क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग। दीस क्वेश्चंस आर फ्रॉम वनिता त्रिपाठी's book. If you don't have the problem already, I have sent it in the WhatsApp group. These questions are available there as well. After the class, if you are not in the group, just you can message me. I will send you these questions. So we'll discuss the solution of these questions. But I will try to write the question in the summary form as well, so that you can understand even if you don't have the questions. So if you have the question, you can open the book and just look at the questions. If you have this book, page number 304, Mr. Sunil has required rate of return of 18%. Okay, so this is the required rate of return. Required rate of return is 18% or 0.18. Okay, and he has made an investment in the shares of ABC Limited using Gordon model. Find out the value of the share if earning per share is 10. EPS earning per share is 10, and rate of return on company's investment is 22%. R is 22%.
retention ratio means P. Retention ratio is P. Retention ratio or B. There are three situations: 0%, second is 30%, and third case it is 80%. So we have to find out the value of the shares in each of these cases. So I repeat, the required rate is 18%, earning per share is 10, rate of return on company's investment 22%, means R is 22%. Retention ratio is 0% in the first case, in the second case it is 30%, and in the third case it is 80%. So we have to solve this problem for three different scenarios. So I will be doing it for two, third I will be leaving it to you as practice. Okay? So in the first case, when payout is 0, when the payout retention ratio is 0, means B is 0. If B is 0, the formula is P is earning 1 minus B KE minus BR. This is the formula. Okay, you can note down the formula. Earning within brackets 1 minus B divided by KE is the cost of capital, minus B is the retention ratio, G BR. BR together makes up the growth. G. B into R is G. Okay? So just put the things in the formula. In the first case, if it is 0%, or E will be 10, E will be 10, R will be 0.22, B is 0. B is 0. Putting all these things in the formula, that is 10 divided by cost of equity is the required rate of return, 18%, 0.18 minus 0.22 minus 0.22 into 0, that will become 0. So this is 10 divided by 0.18. 10 divided by 0.18. This is 55 rupees and 55 paise. Okay. At the top, it will become 10. Bracket mein 1 minus 0. 1 minus 0 will become 1. So that is 1 into 10, that is 10. 10, 10. Divided by K is 0.18 minus B. B is 0. R is 0.22. So anything multiplied by 0 will become 0. But we are left with 10 divided by 0.18. 10 divided by 0.18. So that will give us the answer of 55 rupees and 55 paise. So if payout is, if retention ratio is 0, it means 100% dividend we are paying. जो भी हम कमाई कर रहे हैं वो सारी पे कर रहे हैं. We are not keeping it anything in terms. Okay. Second case, when payout is retention ratio is 30%. B will be 0.3. B will be 0.3 in this case. And putting the things in the formula, this will become 10 into 1 minus 0.3 divided by 0.18 minus 0.22 into B. B will be 0.7. Okay. 0.22 into 0.7. 0.22 into 0.22 into 0.7. It means 0.154. 0.154. So what do we get? Do we get 7 at the top? 0.18. 0.18 minus 0.154. So this is 7 divided by 0.18 minus 0.18 minus 0.154. 0.18 minus 0.154. This is 0.026. So 7 divided by 0.026. Okay. 7 divided by 0.026. So this is 0.18 minus 0.22 minus B. BR. B is 0.7. B is 0.3. 0.22 into 0.3. This is 7 divided by 0.18 minus 0.066. Okay. 7 divided by, this is 0.22 divided into 0.30. So this will become 0.18 minus 0.066. So this is 0.114. 7 divided by 0.114. 7 divided by 0.114. 7 divided by 0.114. This will become 61 rupees and 40 paise. Okay. This will become 61 rupees and 40 paise. This is the price when retention ratio is 30%. Instead of B, you will write 0.3. B की जगह आप लिखेंगे 0.3. 0.3. Okay. Okay. So next question will be, as far as 80% payout is concerned, यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट है 80% payout. उसमें आप B की जगह लिखेंगे 0.80. But you will write instead of B, you will write 0.80. Rest of the question will be like the question we have just discussed. Rest of the question बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने डिस्कस किया. Okay. Okay. Now we'll discuss multiple growth. जब growth rate आपकी different होती है, same नहीं रहती बल्कि कुछ साल तो एक जैसी रहेगी लेकिन उसके बाद change हो जाएगी. So this is very important question from the viewpoint of the examination. This is question number question number 6. I am going to take question number 6 now. Ambrose Limited has just paid a dividend of ₹20. तो D0 दिया हुआ है, यानी कि just paid जब भी लिखा होगा क्वेश्चन में, just paid means past dividend. Past dividend means D0. D0 is 2. It has paid a dividend of 2. The growth rate is 8%. तो G दिया हुआ है 0.08. 8% means 0.08 for 3 years. 3 साल तक ये 8% रहेगा. And afterwards, it will grow 5%. Growth rate
afterwards will be 5%. Afterwards will be 5%. Compute the value of the share when the required rate of return is 12%. So required rate of return means KE. KE is 0.12. Okay, I will just summarize the question for you. हाँ जी, this is question number 6. Company has just paid a dividend of ₹2. अभी कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड पे किया. जब पे किया तो उसको हम बोलते हैं D0. D0 कितना पे किया? 2. The growth rate of the firm is 8% for the 3 years. पहले 3 साल कितना रहेगा? 8%. उसके बाद ये 5% perpetually हो जाएगा. Compute the value of the share when the required rate of return is 12%. हमको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर आपका रिक्वायर्ड रेट 12% है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें देखिए हमें 3 साल डिविडेंड मिलेगा, वो 8% के हिसाब से ग्रो करेगा. तो हम कौन सी क्या मिलेगा? D1, D2 और D3. 3 साल मिलेगा. पहले साल D1, दूसरे साल D2, तीसरे साल D3. तो कैलकुलेट कैसे होगा? तो इसको 2 इंटू 2 रुपए के ऊपर 8% ग्रोथ होगी, यानी कि 16 पैसे. तो D1 क्या हो गया? 2 रुपए 16 पैसे. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. D1 इसका फॉर्मूला आपको ऐसे कैलकुलेट करना होता है. D1 इज D0 1 प्लस G. D2 इज D1 1 प्लस G. D3 D2 1 प्लस G. और D4 भी हमें चाहिए, हालांकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे, लेकिन शेयर प्राइस करने के लिए D4 चाहिए. 1 प्लस G. आप देखिए D1 कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे? D0 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस G. G कितना है? 8%, 0.08. तो अगर आप D0 कितना था? 2 रुपए. तो D1 कैसे निकलेगा? 2 इंटू 1.08. दैट इज 2.16. मैं यहाँ लिख देता हूँ. दिस इज 2 इंटू 1.08. तो ये हो जाएगा 2.16. ये कितना हो जाएगा? 2.16 इंटू 1.08. D2 कैसे निकालेंगे? 2.16 D1 इंटू 1.08 इंटू 1.08. ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू. लेट मी चेक इट आउट द वैल्यू. ओके, 2.16 इंटू 1.08. तो ये आ गया ₹2.33. इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया 2.33. और D3 आ जाएगा 2.33 इंटू 1.08. तो 2.33 इंटू 1.08. 2.33 इंटू 1.08. तो आ जाएगा ₹2.51 अप्रोक्सीमेटली. यहाँ इसको राउंड ऑफ करेंगे 2.52. 2.52 इंटू 1.08. तो 2.70. तो हमने क्या करना है? D1, D2, D3 और D4 कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि स्टेबलाइज कौन से ईयर में हो रहा है? 4th ईयर. व्हेन इज डिविडेंड स्टेबलाइजिंग? दैट इज इंपॉर्टेंट. डिविडेंड इज स्टेबलाइजिंग इन द ईयर 4. कौन से ईयर में डिविडेंड स्टेबलाइज होगा? 4th ईयर. तो 3 साल तक तो हम डिविडेंड रिसीव करेंगे और P3 कैलकुलेट करेंगे. P3 मींस वैल्यू ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर 3. 3 साल के बाद शेयर की जो वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं P3. तो P3 कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? D4. क्योंकि उसके बाद डिविडेंड कांस्टेंट हो रहा है. हम शेयर की वैल्यू तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक शेयर उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट ना हो. वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर टिल द ग्रोथ रेट बिकम्स कांस्टेंट. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल के बाद उम्मीद है कि ये 5% कांस्टेंट ग्रोथ हो जाएगी. 5% कांस्टेंट ग्रोथ हो जाएगी. तो हमको अब D4 कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी D4 गलत कैलकुलेट कर दिया. 2.52 into 0.105 करना है इंटू D4. यस, D4 विल बी 2.52 into 1.05, क्योंकि उसके बाद ग्रोथ रेट कांस्टेंट होने वाली है. बिकॉज़ द ग्रोथ रेट इज बिकमिंग कांस्टेंट इन द ईयर 4. तो इट विल बी 2.52 into 1.05. So this will become ₹2.65. So this will become ₹2.65 approximately. इसको मैंने राउंड अप कर दिया 2 रुपीस और 65 पैसे. ₹2.65. ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा. D4 मिलेगा क्योंकि उसके बाद ग्रोथ रेट चेंज हो रही है. पहले 3 साल 8% है और 4th ईयर ऑनवर्ड्स ये हो जाएगी 5%. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.05. जो D3 है ना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.05. दैट विल गिव अस D4. अब हम क्या करेंगे? वी आर गेटिंग डिविडेंड फॉर फर्स्ट 3 इयर्स. पहले साल हमको डिविडेंड मिल रहा है 2.16, दूसरे साल मिल रहा है 2.33 और तीसरे साल मिल रहा है 2.52. अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे PVF टेबल से. आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ इयर्स. तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है इन्वेस्टर की? 12%. तो हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखेंगे. कौन सी? प्रेजेंट वैल्यू टेबल 12% है, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर का है 12%. तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल आप चेक करेंगे. आई होप यू नो हाउ टू लुक एट द प्रेजेंट वैल्यू टेबल. इसमें हमें 12% वाले फैक्टर्स चाहिए. तो फर्स्ट ईयर में है 0.893, सेकंड ईयर में है 0.797 और थर्ड ईयर के एंड में है 0.712. इसका मतलब है जो 1 रुपया हमको 1 साल के बाद मिलेगा, उसकी आज वैल्यू कितनी है? उसकी आज वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 89 पैसे. ठीक है. जो 2 साल के बाद 1 रुपया मिलेगा उसकी आज वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.779 यानी कि 80 पैसे कह सकते हैं. यानी कि 2 साल के बाद जो 1 रुपया मिलेगा उसकी आज वैल्यू 80% है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है. और जो 3 साल के बाद 1 रुपया मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 0.71 पैसे, 71 पैसे के करीब. ये इसके कहने का मतलब. तो जो डिविडेंड हमको बाद में मिलना है उसकी आज वैल्यू कम होगी. इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स. बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स वी कैन डिस्काउंट. ये डिविडेंड हमें आज तो नहीं मिल रहा, फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन उसकी आज वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ द शेयर टुडे. आज शेयर की वैल्यू क्या है? तो जो डिविडेंड हमें फ्यूचर में मिलेगा उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की. ठीक है. डिविडेंड व्हिच वी आर गेटिंग इन फ्यूचर वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इट्स प्रेजेंट वैल्यू. ओके. तो प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओके. तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.16 into 0.893. तो ये हो जाएगा ₹1.93 अप्रोक्सीमेटली. सेकंड में आपका आ जाता है 2.33 into 0.797. तो ये आपका आ जाएगा ₹1.86. आई एम राउंडिंग इट ऑफ. ऑल दिस फिगर्स आई एम राउंडिंग इट ऑफ. देन फाइनली
2.52 into 0.712. So this is 1.79. 1.79. And we can also calculate the value of the share P3, that is D4 upon KE minus T by using the formula. Okay. I have calculated the present value of the dividends, and also we have to calculate the value of the share at the end of the year 3, that is P3. P3 कैसे calculate करेंगे? D4 divided by KE minus T. ठीक है? तो D4 हमने already calculate कर लिया है 2.65 और required rate of return है 12%, KE हो गया और growth rate है 5.05. So this is 2.65 divided by 0.07. 2.65 dividend है 2.65 divided by 0.07. तो ये आ गया 37 रुपीज 86 पैसा. 37.86. 37.86. ये शेयर का प्राइस है एट द एंड ऑफ द ईयर. 3 साल के बाद शेयर का प्राइस होने जा रहा है 37 रुपीज एंड 86 पैसा. 37 रुपीज एंड 86 पैसा. लेकिन आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर नहीं है. इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से. 3 साल के बाद. 3 साल के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है उसकी जो वैल्यू है वो है 0.712. इसको भी 0.712 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो लेट अस मल्टीप्लाई विद 0.712. प्रेजेंट वैल्यू इसकी हो जाएगी 37.86 into 0.712. ओके, यू कैन कैलकुलेट 37.86 into 0.712. तो ये आ जाएगा 26 रुपीज एंड 95 पैसा. 26 rupees 95 paisa. This is the present value of the share. Only share, not dividend part. Dividend की जो present value है वो कितनी है? Okay. Dividend की value कितनी है present value? Dividend की अभी नहीं calculate की, share की है. Okay. मैंने dividend 2 ले लिया, 3 है क्वेश्चन में, आप 2 के साथ इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा. बुक का आंसर डिफरेंट आएगा. बुक में हमने 3 दिया हुआ, मैंने 2 ले लिया. बाकी सारी कैलकुलेशंस 2 ही है इसमें भी. 2 है. हां ठीक है कैलकुलेशन हो गया. ठीक है, तो 2 ही है, बुक में भी 2. अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर निकाला हमने, वो है 26 रुपए 95 पैसे. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड देखने कितनी है, वो 3 पार्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं. दैट इज 1.93 प्लस 1.86 प्लस 1.79. तो डिविडेंड की जो वैल्यू है वो आई है 5.58. ये शेयर की वैल्यू हो गई और डिविडेंड की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 5.58. तो 3 5 और 32.53 इज द वैल्यू ऑफ द शेयर. 32.5 अप्रॉक्सीमेशन किया है, इसलिए थोड़ा आंसर 5 पैसे से एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने राउंड ऑफ कर दिया. यहाँ पे 0.6 है उसको पूरा मैंने ले लिया. तो अगर आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बुक को लाना है. ओके, तो इसको 2 पार्ट में करना है आपको. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स. वन, यू विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है. सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर. शेयर की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नंबर 1. नंबर 2 क्या करना है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स व्हिच यू विल रिसीव इन फ्यूचर एंड देन ऐड टुगेदर बोथ द फिगर्स. दोनों फिगर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर निकलेगी. दैट विल बी द P0 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर. सो इन दिस केस P0 इज जो फर्स्ट कंपोनेंट है वैल्यू ऑफ द शेयर, सेकंड है वैल्यू ऑफ द डिविडेंड्स. ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया डिविडेंड्स तीनों सालों में. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द डिविडेंड फॉर ऑल द 3 years. So when you will add it back, you will get the present value of the share. ठीक है, so it has 2 components in it. इसके 2 पार्ट है. So if the question like this is there in the examination, always try to do it in 2 components, 2 parts. Okay. So this question is very good for the purpose of preparation of the examination. अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये मल्टीपल ग्रोथ रेट का क्वेश्चन है. मल्टीपल ग्रोथ रेट, वैल्यू ऑफ द शेयर इन केस ऑफ मल्टीपल. 2 ग्रोथ रेट होते हैं, एक तो कांस्टेंट और दूसरा मल्टीपल. कांस्टेंट में एक जैसा ग्रोथ रहता है डिविडेंड का. मल्टीपल में कुछ साल तक तो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा. तो जब तक चेंज नहीं होता आप शेयर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. You can calculate the value of the share only after it becomes constant, only after it stabilizes. Till it stabilizes, you cannot calculate the value of the share. I hope the concept is clear to you and you can solve the questions. Okay. Then we will discuss one more question. This question has also been asked in one of the previous years. This is question number 5. In this case, you have to use 2 models together. One is the dividend growth model, and the second is the CAPM, capital asset pricing model. If in the question cost of capital is not given, sometimes the cost of capital is not given. There are different ways in which you can find the cost of capital. One is by using the CAPM model. Another is by if the instead of cost of capital, PE ratio is given, price earning ratio. अगर आपको PE रेशियो दिया हुआ है और उससे भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? 1 डिवाइडेड बाय PE रेशियो इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेसिप्रोकल ऑफ PE रेशियो. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 1 डिवाइडेड बाय PE. मान लीजिए PE दिया हुआ है 10, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 10.10 यानी कि 10%. अगर PE दिया हुआ है 12, तो 1 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 8.5. दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. 8.2 आ जाएगा. तो अगर 8 दिया हुआ है PE रेशियो, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. तो इसी तरह से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर PE रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, तो PE रेशियो अगर मान लीजिए दिया हुआ है 20, PE इज 20, व्हाट इज K? तो KE हो जाएगा 1/20 मींस 0.05 और 5%. ठीक है, अगर PE रेशियो दिया हुआ है 20, तो आपका 1 डिवाइडेड बाय 20 0.05 कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अदर इज इवन PE इज नॉट गिवन, PE नहीं दिया हुआ आपको और दूसरी चीजें दी हुई हैं जैसे कि बीटा, रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट रिटर्न, ऐसी चीजें दी हैं, तब आप कैपम यूज करेंगे. CAPM मैं लिख देता हूं. इन दैट केस यू विल यूज ए मॉडल नोन एज CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज करके आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए. KE कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा. ठीक है, तो दिस इज द CAPM मॉडल. रिस्क फ्री जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रिटर्न दी है तो रिस्क फ्री होगी. मार्केट यानी कि अगर आपको सेंसेक्स की रिटर्न दी है
या निफ्टी की रिटर्न दी हुई है तो ये मार्केट रिटर्न हो जाएगी। रिस्क फ्री दोबारा यूज होगा, वो जैसे आपका गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स हैं वो रिस्क फ्री होते हैं। और बीटा, बीटा यानी कि आपका जो स्टॉक है वो मार्केट से ज्यादा रिस्की है कि कम रिस्की है। बीटा दिया होगा क्वेश्चन में कि इसका बीटा इतना है, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब हम करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। नाउ यू इट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। मैं उसके फैक्ट्स आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन XYZ लिमिटेड हैज ए पेड डिविडेंड। ये आपको लैंग्वेज भी ध्यान रखनी है क्वेश्चन की। अगर इट हैज पेड यानी कि पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस हो गया तो क्या हो गया D0। ठीक है, तो वेदर इट इज D0 और D1 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो D0 इस क्वेश्चन इसने पेड लिख दिया ना, वर्ड पेड का मतलब पास्ट टेंस का मतलब ये D0 होगा, तो D0 इज 3। D0 is 3 and face value is not required in this question. Market value is also not required. Growth rate दिया हुआ है 10%, G 0.10 और बीटा दिया हुआ है स्टॉक का 0.75, बीटा is 0.75. Market return on market portfolio is 15%, 0.15. Return on risk free rate दिया हुआ है 0.09 sorry 0.09, 9% means 0.09 and compute intrinsic value of the shares. So but you have to calculate value. Okay, D0 यानी कि कंपनी ने लास्ट ईयर 3 रुपए का डिविडेंड पे किया था। D0 है। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड जस्ट मेक आउट वेदर इट इज D0 D1 क्या है, क्या ये D0 है, क्या ये D1 है। क्योंकि अगर आपने ये गलत निकालिया तो आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। यू विल सॉल्व इट, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट आउट वेदर इट इज D0 और D1। ठीक है, जस्ट रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन लाइक दिस। तो इसमें और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, अदर इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन दैट इज इररिलेवेंट। करंट मार्केट प्राइस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ग्रोथ रेट इज 10%, बीटा 0.75, market return 50% and risk free rate of return 9%. So we have to calculate the value of the share. In order to calculate the value, we require cost of capital. So cost of capital is not given. So first part we will be calculating the cost of capital using the CAPM model. CAPM model यूज करेंगे और cost of capital निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे ये मैंने फॉर्मूला आपको लिख दिया है। रिस्क फ्री रिटर्न इसमें दिया हुआ है 0.09 और रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज गिवन 0.15, रिस्क फ्री दिया हुआ है 0.09 into बीटा 0.75. Okay, you can make the calculations. 0.06, 0.75, 0.045, 0.045, तो ये हो जाएगा 0.09 प्लस 0.045, 045, तो okay, 0.135, 0.135. That is the cost of capital, or 13.5%. If you want to write in percentage, it will be 13.5% cost of capital. ये कैसे निकालिए? It is in front of you using the CAPM model. CAPM मॉडल हमने यूज किया है और हमने कैलकुलेट किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले काम ये करना, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू, बिकॉज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल द क्वेश्चन बिकम्स सिंपल। यू आल्सो हैव टू कैलकुलेट D1. D1 is equal to D0 1 plus G. Growth rate is given as 10%. So and D0 is 3. 3 into 1 plus 0.10. So this will become 3 rupees and 30 paise. D1. Calculate D1 by using this formula. D1 is equal to D0 into 1 plus G. G क्वेश्चन में दिया हुआ 10%, तो 1 plus 0.10. Okay, so 3 into 1.1, that will become 3 rupees 30 paise. Now all the things which we require are available. D1 is available, KE is available, G is available. Then you can use the formula P0 is equal to D1 divided by KE minus G. Okay, all required information is with us, so we can very easily calculate the value of the share. P0 is D1 divided by KE minus G. So putting all the information in the formula, we get 3.30 divided by 0.135 minus 0.10. So this is 3.30 divided by 0.100. This is 530. 0.035. 3.30 divided by 0.035. Let us check it out. 3.30 divided by 0.035. So this is 94 rupees and 28 paise. 94 rupees and 94.28. That will be the value of the share. 94 rupees and 28. I will write it here. 94.28. Rounding it up. 94.28. Okay. So in this question, what is important? The important thing is that in this question, cost of capital is not given, and we have calculated the cost of capital first by using the CAPM model. CAPM model यूज किया और उसके बाद हमने cost of capital calculate किया. Then it has become very simple. Question has become very simple. ठीक है. And then you can use the dividend growth model. Dividend growth model यूज कर सकते हैं. उसके बाद ये easy हो जाएगा. Okay. So this is the Gordon's model. So one question I would like to discuss where Walter's model is required.
I'm not able to find question of Walter's model. Yes. Okay. So, okay, I will just make out the questions myself of the Walter's model. Walter's model say that if your growth, if your return is higher than the cost of capital, don't pay any dividend. Means if R is greater than KE, we should not pay any dividend. Okay? If R is greater than KE, it is best for the company to not pay the dividend. Means company is doing very well and it is helping the investors to grow their wealth. अगर R KE से ज़्यादा होता है तो हमको dividend pay नहीं करना चाहिए. That will maximize the value of the share. Okay? And if R is less than KE, pay 100% payout, 100% dividends. So I will just discuss a question. Suppose that the earning per share of a company is 10, earning per share is 10, and the rate of return on company's investment is 12%, and the cost of capital is 10%. Cost of capital is 10%. We have to calculate the value if payout is 0%. Second case, if the payout is 30%, and third case, if payout is 50%, and D, if payout is 100%. This is payout. Okay, earning per share is what? Earning per share is 10. Rate on company's investments is 12%. Company is earning 12% return on its investments. R. But is R the rate of return on company's investments? अगर कंपनी के पास 1 लाख है तो 12% की अर्निंग करेगी, यानी कि 12,000 कमाएगा. जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है. दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. तो अब हमको बताना है कि कौन सी सिचुएशन आइडियल है, 0%, 30%, 50% या 100%. कंपनी कितना डिविडेंड पे करे. तो आइडियल पे आउट है 0, क्योंकि R is greater than KE. Now I start this solution. R is greater than KE. That is 0.12 is higher than 0.10. Ideal payout should be 0. Ideal payout is 0%. क्योंकि R KE से ज्यादा है तो हमें कोई भी डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए. ये हम वाल्टर मॉडल यूज कर रहे हैं, वाल्टर्स मॉडल. उसका मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवाता हूं, वाल्टर्स मॉडल. Okay, so in the Walters model, the assumption is, or rather the conclusion is that we should not pay any dividend if R is greater than KE. If R is greater than KE, ठीक है, R is greater than KE, we should not pay any dividend. तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवाता हूँ. तो P as per Walters model, P is equal to D divided by KE. D क्या है? डिविडेंड पर शेयर. KE क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो R divided by KE, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड अपॉन KE. आप ये फॉर्मूला नोट कर लें, ठीक है. P यानी कि प्राइस ऑफ द शेयर इज डिवाइडेड बाय D डिवाइडेड बाय KE. D डिवाइडेड बाय KE, ये एक सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे. फिर दूसरी कैलकुलेशन करेंगे R डिवाइडेड बाय KE, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय KE, डिवाइडेड बाय KE. ठीक है. तो अगर हम 0% पे आउट कर रहे हैं तो डिविडेंड कितना हो जाएगा? एट 0% D विल बी 0. अगर हम 0% पे आउट कर रहे हैं, पे आउट हम कितने परसेंट डिविडेंड पे कर रहे हैं अर्निंग का, तो हम 0% कर रहे हैं तो D हो जाएगा 0. D will become 0. So how to calculate share price? So share price will become D 0 divided by KE means cost of capital 0.10 plus R कितना 0.12 divided by KE कितना 0.10. Earning per share is 10 divided by cost of capital. So this is 6 divided by 5 into 10. So 60 divided by 5, 0.10. So this will become 12 upon 0.10 means 120. Price of the share will become 120. ठीक है. This is when payout is 0. कोई हम डिविडेंड पे नहीं कर रहे, वो 0 डिविडेंड है. D की वैल्यू निकल जाएगी 0. ठीक है. तो पहला पार्ट तो 0 हो गया. 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा. सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे? 0.212 ये कॉस्ट ऑफ, ये आपकी रिक्वायर्ड रेट R. सॉरी नॉट रिक्वायर्ड रेट बट R. R इज 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10. 10 माइनस 0. 10 क्या है? अर्निंग पर शेयर. 0 क्या है? डिविडेंड पर शेयर. डिविडेंड तो हम 0 दे रहे हैं डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 10%. 0.10. तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 0.10. तो ये हो जाएगा 120. अगर हम कोई डिविडेंड पे नहीं करते तो शेयर की वैल्यू कितनी आएगी? 120. अगर हम 30 जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? शेयर की वैल्यू कम होती जाएगी. लेट्स चेक इट आउट. एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, द वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी लेस. व्हाई? बिकॉज़ R is greater than KE. ठीक है. Because R is greater than KE. Rate of return on company's investments is higher than its cost of capital. So let's check it out at 30%. मैं 30% पे करता हूँ, बाकी 50 और 100% पे आपको करिएगा. 30% पे D क्या हो जाएगा? 30% of 10 that is 3. D कितना निकालेंगे? 30% of 10 क्योंकि अर्निंग पर शेयर है 10. तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? 30% of 10 that is 3. Dividend is 30% of 10 that is 3. Okay, putting all the information in the formula, so we will be getting 3 upon 0.10 plus 0.12 divided by 0.10, earning at 10 or 3 year dividend divided by 0.10. So this will become 30 plus 6 by 5, 42 by 5. So 42 by 5 हो जाएगा आपका 8.4. 8.4 divided by 0.10. So this will become 30 plus 84, 140. शेयर का प्राइस कम होगा. अगर हम डिविडेंड बढ़ाएंगे तो क्या होगा? शेयर का प्राइस कम होगा. 114 रुपये. कैसे आया? डी कितना है? 3 डिवाइडेड बाय KE 0.10. तो 3 को अगर 0.10 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा. सेकंड पार्ट R डिवाइडेड बाय KE. R कितना है? 0.12. KE कितना है? 0.10. 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10. E माइनस अर्निंग पर शेयर इज 10. डिविडेंड पर शेयर इज 3. तो ये बच जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 0.10. ठीक है. तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा 8.4 और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 0.10. तो ये हो गया 84. ठीक है. 30 प्लस 84 इट विल बिकम 140. तो प्राइस पहले कितना था? 120. अब कितना हो गया? 140. तो अगर आप ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. तो वाटर का मॉडल ये कहता है कि अगर R KE से ज्यादा है तो हमें कम से कम डिविडेंड पे करना है. वी शुड पे मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स. वी शुड नॉट पे वेरी हाई डिविडेंड बट वी शुड पे मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स. ठीक है. तो जितना कम डिविडेंड होगा उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. तो आप ये चेक कर सकते हैं. तो अगर आप 100% पे देखेंगे तो और भी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी. अगर हम 100% पे आउट कर देते हैं 100% पे आउट तो उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी.
ठीक है, तो 100 रह जाएगी। 100% पे आउट पे देखते हैं, तो 100% पे आउट पे कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 0.10 और प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10, 10 माइनस 10 ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 100 प्लस 0 दिस विल बिकम 100। ओके, तो आप देखें अगर हम 100% पे आउट कर देते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, डी विल बिकम 10, डी विल बिकम 10, ठीक है, एंड डी माइनस ई 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, सेकंड पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो शेयर की वैल्यू गिर के हो गई 100। तो जितना कम डिविडेंड पे करें उतना अच्छा है, लेकिन कब, जब आर व्हेन आर इज ग्रेटर देन के, व्हेन आर इज ग्रेटर देन के, इन दैट केस वी शुड पे मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड। लेकिन अगर आप उल्टा कर लो, मान लीजिए आर 8% है, फिर क्या होगा, आर इज 8% है, तब ये सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इफ आर इज 8% मींस आर इज लेस देन के, आर इज लेस देन के, आर इज लेस देन के, देन द एंटायर सिनेरियो विल चेंज। उस केस में 100% पे आउट होगा, तब वैल्यू मैक्सिमम होगा। यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। इफ आर इज लेस देन के, ideally we should not make any payment of dividend, we should pay 100% as dividend। अगर आर के से कम है तो उस केस में हमको क्या करना है, 100% अर्निंग का हमको डिविडेंड के रूप में पे कर देना चाहिए, एंड दैट विल मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर की वैल्यू मैक्सिमाइज करेगा उस केस में, ठीक है, ओके। यस, ओके, तो जैसे अभी हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 0% पे आउट पे देखते हैं कितना आएगा वैल्यू उसकी। अगर 8% है तो के कितना 10, तो अगर 0% पे आउट करते हैं तो यानी कि कोई डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, तो 0 डिवाइडेड बाय पॉइंट के इज 0.10 और दिस आर इज 0.08 डिवाइडेड बाय 0.10, दैट इज 10 माइनस 0 अपॉन 0.10, तो दिस इज 4/5, 4/5, 40 दिस इज 80, 8/0.10, 80 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। 80 रुपीज विल बी द वैल्यू ऑफ द शेयर इफ वी आर पेइंग 0% डिविडेंड, इफ वी आर पेइंग 0% डिविडेंड, इफ आर इज 8%, if r is 8%, the value of the share will be 80 rupees. So if we pay 100% dividend, let us check it out. If we pay 100% dividend at 100% payout, what does it mean? D will become 10. D will become 10. So value of the share will become 10 divided by 0.10 plus 0.08 divided by 0.10, 10 minus 10 upon 0.2. Yeah, this is 100 plus 0, that is 100. So value आपकी 100 rupees हो जाएगी अगर हम पूरा का पूरा डिविडेंड पे करते हैं, 100% पे आउट। So what is the conclusion we get under Waters model? The conclusion we get is we have to look at the relationship of R with K. We have to look at the relationship between R and K. ठीक है? If R is greater than K, payout should be 0. Payout should be 0. If R is less than K, payout should be 100%. Should be 100%. If R is equal to K, we are indifferent. In this case, in all cases, you will get the same share price. अगर R और K बराबर है, आप जितना मर्जी पे आउट करिए, कम या ज्यादा, उससे शेयर की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The value will not be affected. Means the value will remain indifferent. Value of the share will remain indifferent if R is equal to K. Okay, so these are the three situations. You have to look at the relationship between R and K. What kind of relationship they have? उनका relationship कहते हैं। अगर R ज़्यादा है तो हमको पे आउट नहीं करना, 0% करना। अगर K ज़्यादा है तो पे आउट 100% करना। ठीक है? तो we have covered the Gordon model, we have covered the Walter model, the single growth rate and the multiple growth rate. Almost all types of questions we have discussed in this topic. So important thing is in case of multiple growth rate, you also have to मल्टीपल ग्रोथ रेट में मैं दोबारा से आपको रिवीजन टाइप बता देता हूँ कि उसमें दो पार्ट में आप सॉल्व करेंगे। यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम इन टू पार्ट्स, वन पार्ट फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड एंड सेकंड पार्ट विल बी फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यू कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर टिल द डिविडेंड स्टेबलाइज। जब तक डिविडेंड स्टेबलाइज नहीं करेगा आप शेयर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको दो पार्ट में करना होता है। और फिर आपको यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू टेबल will be provided to you in the examination में आपको present value table भी provide की जाएगी, ठीक है। तो I hope the question on valuation of equity you will be able to attend. So in the next class, that is tomorrow's class, in the I think index I have written portfolio, but before discussing the portfolio management I would like to discuss options and futures. Options and futures वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। We are left with 3 classes after today. One is tomorrow, another is day after tomorrow I think. Today is 4th, 5th and 6th we will be discussing options and futures. Tomorrow, sorry. 5th we will be discussing options and futures, and on 6th I will be discussing portfolio management, and on 8th, that is the last class, we will be discussing the mutual fund. So for all important topics, we have one session of 2 hours only. So now this is the time which is available to us. I can't do anything more than what we have done. So if you have any problems, any questions, you can address those questions directly to me. And if you are a part of any group, you can write down your queries in that group as well. You just write down the question in which you are finding any problem or any difficulty. So I try to discuss it either in the physical class or in this online class, or otherwise I will send the solution in the WhatsApp group as well. That's what I can do at the most. Now I think it's time for your questions. आपके जो questions या queries हैं, now you can address those questions and queries. I will try to answer your queries or questions as far as possible. ठीक है? So let's move on to the question and answer session. Yes.
It seems no one has any question today. आज किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है. Just okay. Just go through the contents of the class that we have discussed. Any question, any query from any student? Hello. In the last class, lot of questions were there. It's very strange. Not even a single question I am getting today. Everything is so clear. You don't have any doubts. Hello. Anybody having any questions? Hello. Just go through the contents. Please free to ask the questions. No new questions. I am available for 5 more minutes. 5 more minutes. In the meanwhile, if you find any question or query, you can address it. हेलो किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बच्चे. ओके, इफ नॉट रिलेटेड टू टुडेस क्लास, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी यू हैव, यू कैन आस्क फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सिलेबस एज वेल. जरूरी है कि इक्विटी से रिलेटेड हो. रिगार्डिंग एनी अदर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिस्क, रिटर्न, फिक्स इनकम सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो, कोई भी क्वेश्चन हो आप एड्रेस कर लीजिए. एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क. अदरवाइज आई विल हैव टू क्लोज डाउन द क्लास. Okay, Karanji, can you hear me? Hello. I think today's students don't have any class, don't have any questions. I think we can end the session here.